संवेदनशील रहे और लोगों के दुखों से, लोगों के तकलीफ़ों से हम भी थोड़ा दुखी हो जाते थे और लगता था कि हम छोटे बच्चे भी हैं, तो हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं उनकी, तो हम करें। और मुझे लगता है, पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। तो अगर दूसरे की पीड़ा से हम भी पीड़ित होते हैं, तो हम संवेदनशील हैं और हमें जो उनकी बेहतरी के लिए करना चाहिए, ये हमने अपने माँ-बाप से भी सीखा, उनको करते देखा। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाने से कुछ नहीं आता। बच्चे अनइंटेंशनली आपको फ़ॉलो करते हैं। अगर आप माँ-बाप अच्छा कर रहे हैं, तो अनइंटेंशनली बिना चाहे भी वो अपने आप सीख जाते हैं उनको फ़ॉलो करना। आप अच्छा करें, बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे, आप बुरा करें, आप उसको ही फ़ॉलो करेंगे। तो ये सीख तो माँ-बाप से ही मिली मुझे। लेकिन फिर मैं कहती हूँ, मुझे रिग्रेट इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मुझे ईश्वर की सत्ता पे भरोसा है कि वो आपके लिए जो चुन के भेजता है वो और बेहतर होता है। तो ईश्वर ने आज मुझे देखिए यहाँ बिठाया है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ज़रूर उससे बेहतर ही है तभी। बिल्कुल, आपको तो इतने लोगों को की सेवा करनी थी और बहुत कुछ देना था समाज को, तो आप ये शायद नहीं कर पाती इतनी सुंदरता से और इतने अच्छे से। जी, बिल्कुल। पूरी फ्रीडम नहीं है, पर मुझे लगता है कि लड़कियों को उनकी उड़ान उड़ने देना चाहिए। मुझे लगता है माँ-बाप को लड़कियों का जीवन खुद नहीं तय करें। उनको आप संस्कार दीजिए, उनको आप मेहनत करने दीजिए और उनकी उड़ान उन्हें खुद उड़ने दीजिए। और लोगों को सड़क पे छोड़ देना, लोग मेंटल चैलेंज्ड हालत में हैं और वो सड़क पे इधर-उधर घूम रहे हैं, कैसे कैसे हो पाता है कि आप घर में चैन की नींद सो पाते हो? स्मिता जी, धर्म से इसलिए भी जोड़ना है कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर पाओ। हनुमान चालीसा में देखिए, तुलसीदास जी ने यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस बता दिया। तो हमारा धर्म तो पूरा साइंटिफिक है, लॉजिकल है, किसी भी चीज़ को आप प्रूव कर सकते हो। तो लगता है बच्चों से इससे जोड़िए, पढ़े-लिखे बच्चे भी आजकल जुड़ रहे हैं, आप देखिए धर्म से। नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी-मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज सेवा की शुरुआत आपने बहुत पहले ही कर दी थी, लेकिन बाद में आपने आनंद फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य टू मेक सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव। इसके तहत आपकी संस्था हर साल नया साल KGMU के क्रिटिकल केयर यूनिट और कैंसर यूनिट के साथ मनाती है। साथ ही जरूरत की चीजें भी उन तक पहुंचाती है। इसके अलावा बच्चों को समाज की मूल धारा से जोड़ने और बुजुर्गों तक उनकी मदद के लिए पहुंचने और सड़क के लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाना, ये इनका मुख्य काम है। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में ये मदद भी बढ़ चढ़ के करते हैं। अभी तक आपने 5 कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इसी तरह आपकी संस्था निरंतर अपने उद्देश्यों को पूरा कर रही है। जयंती जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, अच्छा लगा आपके यहाँ आके। अच्छा जयंती जी, आप जैसा कि अभी हम पता है कि आप सोशल वर्क करती हैं, समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो क्या बचपन से ही आपका इसमें रुझान था या कोई खास कभी कोई घटना हुई या बात हुई जिसने आपको उस दिशा में मोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं हुआ जिसने मुझे ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित किया हो। बचपन से ही माता-पिता के संस्कार ऐसे रहे, माता-पिता ने ऐसा पालन-पोषण किया हमारा कि हम संवेदनशील रहे और लोगों के दुखों से, लोगों के तकलीफ़ों से हम भी थोड़ा दुखी हो जाते थे और लगता था कि हम छोटे बच्चे भी हैं, तो हम अगर कुछ मदद कर सकते हैं उनकी, तो हम करें। और मुझे लगता है, पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। तो अगर दूसरे की पीड़ा से हम भी पीड़ित होते हैं, तो हम संवेदनशील हैं और हमें जो उनकी बेहतरी के लिए करना चाहिए, ये हमने अपने माँ-बाप से भी सीखा, उनको करते देखा। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाने से कुछ नहीं आता। बच्चे अनइंटेंशनली आपको फ़ॉलो करते हैं। अगर आप माँ-बाप अच्छा कर रहे हैं, तो अनइंटेंशनली बिना चाहे भी वो अपने आप सीख जाते हैं उनको फ़ॉलो करना। आप अच्छा करें, बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे, आप बुरा करें, आप उसको ही फ़ॉलो करेंगे। तो ये सीख तो माँ-बाप से ही मिली मुझे। मतलब आपके परिवार में लोग संवेदनशील थे और उस तरफ उनका
रुझान था जी जिसकी वजह से आपका भी रुझान इधर हुआ। जी जी। जयंती जी, आपकी फाउंडेशन का नाम है आनंद फाउंडेशन, तो ये आनंद फाउंडेशन ही क्यों? लोग बहुत सारे नाम रखते हैं, तो ये आनंद ही क्यों? जब संस्था को बनाने का विचार आया, और विचार भी क्यों आया ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि काम तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ये समाज सेवा है, ये मुझे फेसबुक ने बताया। क्योंकि हम काम तो बहुत दिन से कर रहे थे, और ये करना भी कुछ मायने रखता है ये नहीं पता था, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं कर रही थी। लेकिन एक समय के बाद पता चला कि ये समाज सेवा है। लेकिन संस्था बनाने की जरूरत मुझे तब महसूस हुई जब कोरोना का समय था और बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। डीएम उन लोगों को ही परमिशन दे रहे थे जिनके पास संस्था थी, जो संस्था के किसी पद पे थे। और बहुत जगह भी महसूस होता था कि कुछ कमी है, लोग पूछते किस संस्था से है, तो एक जवाब नहीं होता। हम इंडिविजुअल हैं, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है संस्था के साथ काम करना बेहतर होता है। तो संस्था की मैंने शुरुआत करी 2021 में। फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराया, काम मैं करीब 20-25 साल पहले से ही कर रही हूँ। ठीक है। अब आपने पूछा आनंद फाउंडेशन क्यों रखा, जब विचार आया तो बहुत सारे नाम मन में आए थे कि अन्नपूर्णा फाउंडेशन, भाई सबको पेट भरे, या माँ के नाम का। लेकिन एक आनंद नाम जो है वो एक बहुत अंतर मन से जुड़ा हुआ है मेरा भाई था, हम 4 बहनें हैं, सबसे छोटा। और जैसे मैं करती हूँ, मुझसे कहीं आगे लेवल पे जाके वो काम करता था, और दुर्भाग्यवश आज वो हमारे बीच नहीं है। तो मुझे लगा कि उसके नाम को ही आगे बढ़ाना, क्योंकि जितना उसने किया शायद मैं उसके लेवल पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके जाने के बाद लोग मुझे आके बताते हैं कि उसने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, आज भी लोग आके बताते हैं। तो मुझे लगा कि उससे बेहतर कोई नाम हो नहीं सकता, तो बस आनंद फाउंडेशन का फाइनल हो गया। अच्छा, तो आपने भाई के नाम पे आनंद जी नहीं, लेकिन आनंद शब्द तो अपने आप में एक बहुत सुंदर शब्द है, और आप बहुत सारे लोगों को अपने कार्यों से लोगों को आनंद दे रही हैं, खुशी दे रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जयंती जी, आप पढ़ाई के वक्त में एनसीसी में भी थी, और इसके साथ साथ आपको माउंटेनियरिंग में चयन हुआ था, जिसमें आप गई नहीं, शायद आपको परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं गई, क्या वजह थी? आप खुद हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज भी अगर जब ये बात होती है तो मुझे हमेशा दुख होता है कि मैं क्यों नहीं गई। लेकिन तब छोटे थे, मेरे हाथ में नहीं था जाना, मुझे परमिशन लेनी थी बड़ों की। आज मैं स्वयं डिसीजन ले सकती हूँ। तो मेरे फादर पुलिस में थे। अच्छा। और उनकी पोस्टिंग बाहर रहती थी। माँ यहाँ लखनऊ में हम लोग को लेके रहती थी पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि बार बार पोस्टिंग से पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। तो जब मेरा चयन हुआ 26 जनवरी में ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़ कैडेट को दिल्ली में कमांड करने के लिए, तो उस समय ऐसा था कि अकेले लड़की को दिल्ली भेज देना दूसरों के साथ, तो माँ को ठीक नहीं लगा, और उन्हें लगा नहीं, लड़की को अकेले भेजना ठीक नहीं है, उन्होंने नहीं भेजा। फिर मेरा यूपी से 3 लड़कियों का माउंटेनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसमें एक लाइन थी कि अगर माउंटेनियरिंग में किसी एक्सीडेंटल उसमें कुछ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो मेरी माँ को लगेगा मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो इन 2 वजहों से माँ ने मुझे नहीं भेजा। हालांकि बाद में समय के साथ वो भी बदली, और अंत समय तक उन्हें इस बात का रिग्रेट रहा कि मैंने क्यों नहीं भेजा। और अगर मैं माउंटेनियरिंग कर लेती और वहाँ जाती, दिल्ली जाती, तो शायद मुझे कैप्टन रैंक मिल जाती और मेरी लाइन दूसरी होती। लेकिन फिर मैं कहती हूँ, मुझे रिग्रेट इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है कि मुझे ईश्वर की सत्ता पे भरोसा है कि वो आपके लिए जो चुन के भेजता है वो और बेहतर होता है। तो ईश्वर ने आज मुझे देखिए यहाँ बिठाया है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो जरूर उससे बेहतर ही है। तभी बिल्कुल, आपको तो इतने लोगों को की सेवा करनी थी और बहुत कुछ देना था समाज को, तो आप ये शायद नहीं कर पाती इतनी सुंदरता से और इतने अच्छे से। जी बिल्कुल। जयंती जी, आपने बीएड किया है और आप एमएड भी करना चाहती थी, या शायद एडमिशन भी लिया था, करने वाली थी, तो जो कि पूरा नहीं हुआ, तो क्यों छोड़ना पड़ा बीएड आपको? मैंने बीएड भी अपनी खुशी से नहीं किया था, मैंने बीएड के घर वालों के कहने पे किया था। एक होता था ना कि बीएड कर लो तो टीचर की नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। बीएड किया और अच्छा लगा, आनंद आया। बीएड में मैंने टॉप किया था। तो जो टॉप करता है तो एमएड की सीट तो अपने आप उसके लिए रिजर्व रहती, मिल जाती है। लेकिन मेरी बड़ी बहन को कुछ इमरजेंसी थी, उनको मदद की ज़रूरत थी, और बाकी बहनें जॉब में थी। बड़ी 4 बहनें हम लोग, बड़ी बहनें दोनों जॉब में थी, तो वो नौकरी छोड़ के लंबे समय के लिए नहीं जा सकती थी। तो मुझे जाना पड़ा, तो अपनों से बढ़ के तो कुछ नहीं है। ओह,
तो आपने इसलिए एमएड छोड़ दिया। जी। ठीक है। जयंती जी, आपको माउंटेनियन में नहीं जाने मिला, या पहले कभी कभी आपको बहुत बार परिवार के निर्णयों के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, तो आपका क्या विचार है कि लड़कियों को छूट मिलनी चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए, और कहाँ तक छूट मिलनी चाहिए? नहीं, समय बहुत बदल गया है। हमारा आपका समय दूसरा था, अब समय बहुत बदल गया है, लड़कियों को फ्रीडम भी बहुत है। लेकिन फिर भी रूढ़िवादी परिवारों में अभी भी लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझते हैं, उतना छूट नहीं मिलती है। माँ बाप कहते हैं कि अपना घर शादी कर दें, घर संभालो, करियर के लिए ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, बहुत समाज का एक तबका वो भी है जो लड़कियों को बहुत छूट देता है, और लड़कियां बहुत बेहतर भी कर रही हैं। देखिए, आसमान तक पहुंच गई लड़कियां, तो बहुत बेहतर कर रही हैं। लेकिन अभी भी पूरी फ्रीडम नहीं है, पर मुझे लगता है कि लड़कियों को उनकी उड़ान उड़ने देना चाहिए। मुझे लगता है माँ बाप को लड़कियों का जीवन खुद नहीं तय करें, उनको आप संस्कार दीजिए, उनको आप मेहनत करने दीजिए, और उनकी उड़ान उन्हें खुद उड़ने दीजिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत अच्छी। जयंती जी, आपकी संस्था का उद्देश्य है टू मेक सोसाइटी बेटर प्लेस टू लिव। उसमें क्या बेहतर करना चाहते हैं आप सोसाइटी में? देखिए, बेहतरी तो हर जगह संभव है, 100% कहीं नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम उस बेहतरी में, मेरा भी छोटा सा योगदान हो। बेहतरी बहुत सारे दिशाओं में की जा सकती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए की जा सकती है। वो तबका समाज का जिन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, उस पे काम किया जा सकता है। जहाँ शिक्षा पहुंच रही है, संस्कार नहीं है, उस पे काम किया जा सकता है। जहाँ बड़ों में संस्कार नहीं है कि बुजुर्गों को आश्रम तक पहुंचा दे रहे हैं, वहाँ काम किया जा सकता है। इस विषय पे बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और मुझे भी अभी जुड़ने का सौभाग्य मिला उस संस्था से, जहाँ पे हम माँओं को संस्कारित करेंगे। माँ संस्कारित होगी तो बच्चे भी और परिवार भी सभी संस्कारी होंगे। और लोगों को सड़क पे छोड़ देना, लोग मेंटल चैलेंज्ड हालत में हैं और वो सड़क पे इधर उधर घूम रहे हैं, कैसे कैसे हो पाता है कि आप घर में चैन की नहीं सो पाते हो, और कोई बुजुर्ग आपके घर का घर से बाहर इस तरह होता है। तो बहुत सारी हैं फील्ड जिन पे काम किया जा सकता है, तो बस हम भी तो किस तरीके से करती हैं आप इन कामों को? कोई प्रोजेक्ट बनाती हैं, या कहीं भी इस काम को करती हैं, या उसके लिए कोई कार्यक्रम चलाती हैं? हाँ, कुछ छोटे कार्यक्रम में बनाने होते हैं। जैसे बच्चों के लिए मैंने शुरू किया, सबसे पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त पे शुरू करते थे, क्योंकि यूजुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं तो सब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे पढ़ने तो ऑलरेडी जा ही रहे हैं। बच्चों को केवल पढ़ाई के अलावा, जब छोटा घर है, जब बच्चों को माँ बाप को निकलने को नहीं मिल रहा है, तो बच्चों को समाज की मूल धारा से जोड़ने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जहाँ पर बच्चे आएँ और अपनी बात कहें, कॉन्फिडेंस आए उनका कि हम इसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, जिसमें प्रॉपर हमारे जजेस भी होते हैं, जो बच्चे के कंपटीशन में जज करते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, डांसिंग, सिंगिंग, सारे टैलेंट बच्चों के, और उस पे हम बच्चों को प्राइज देते हैं। और बाकायदा जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी जजों का पैनल होता है जो उसको जज करते हैं। उसमें हम देशभक्ति भी सिखाते हैं। ड्राइंग में हम एक झंडा जरूर बनवाते हैं कि झंडे के बच्चों को कलर पता हो, जन गण मन भी करवाते हैं कि बच्चों को ये सब पता हो। और अब तो हम एक बड़े मंच में भी अपने बच्चों को ले जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप अपने बच्चों को तैयार करिए, तो हम योगी जी तक से बच्चों को प्राइज दिलवाएंगे अगर बच्चे उतने सक्षम हैं। और विश्व हिंदू परिषद से भी मुझे जोड़ा गया है, मातृ शक्ति विंग से। तो हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में बच्चों की चालीसा शुरू की है। अच्छा। तो जो छोटे छोटे बच्चे शुरू में 8-10 आते थे, कल ही था हमारा प्रोग्राम, सैटरडे था, एवरी सैटरडे होता है, 50 संख्या हो गई है, 50 बच्चे आने लगे हैं। अरे वाह। शुरू में गलत पढ़ते थे तो भी हम उनको माइक देते थे बोलने के लिए, लेकिन हम तब भी ताली बजाते थे, गलत बोलने पे भी बजाते थे। प्रोत्साहन जरूरी है, एक बार हम हतोत्साहित कर देंगे तो बच्चा बैठ जाएगा। पर आज की तारीख में साल पूरा होने वाला है, जो बच्चे अशुद्ध उच्चारण करते थे, संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करने लगे हैं। और संस्कार देने का भी एक ये तरीका है कि जो बच्चे आज धर्म से जुड़ रहे हैं, हनुमान चालीसा से जुड़ रहे हैं, उनको हम उसके अर्थ बताते हैं, हम रुद्राष्टक उनसे करवाते हैं, हनुमान स्तवन करवाते हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे, ये समाज में आएंगे, इनका परिवार होगा, तो वो परिवार भी धर्म से जुड़ेगा और इन्हीं संस्कारों से जुड़ेगा। बहुत तो समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया है,
और हमें खुशी है कि आज हमारे बच्चे बहुत बेहतर लेवल पे हैं आज। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप और बच्चों को धर्म से मूल इसलिए भी संस्कार, जोड़ना है हाँ, स्मिता जी, धर्म से इसलिए भी जोड़ना है कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव कर पाओ। हनुमान चालीसा में देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ से सूर्य की डिस्टेंस बता दिया। तो हमारा धर्म तो पूरा साइंटिफिक है, लॉजिकल है, किसी भी चीज को आप प्रूव कर सकते हो। तो लगता है बच्चों से इससे जोड़िए, पढ़े लिखे बच्चे भी आजकल जुड़ रहे हैं। आप देखिए धर्म से पहले धीरे धीरे धर्म अभी हो रहे हैं क्योंकि धर्म से जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे धर्म हमारा जो है थोड़ा उसमें लोगों का विश्वास घटा है लेकिन अब वापस जो है हमारा उसी तरफ लौटना हुआ है और एक अच्छे उस पर पहुंच गए हम। बीच में एक बहुत बड़ा युग था जब लोगों को अपने धार्मिक चीजों में शर्म आती थी, जी, हिंदी बोलने में शर्म आती थी, अगर इंग्लिश बोल के ही लगता था कि हम पढ़े लिखे हुए। लेकिन इसका कारण ये है कि हम बहुत लंबे समय गुलाम रहे हैं, है ना। तो वो जो गुलामी हम पे आई, हम पे अंग्रेजी थोपी गई, हम पे अंग्रेजी कल्चर थोपा गया। हम अपना इंडियन देसी खाना डोसा भी हम फॉर्क और नाइफ से खाते हैं। दिस इज टिपिकल इंडियन फूड जिसको नाइफ से खाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं तो एक बार गई रॉयल कैफे और मैंने हाथ से खाना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, अगल बगल की टेबल पे जो लड़के बैठे थे वो भी हाथ से खाना शुरू किए। एक डर है जो आदमी छोड़ना नहीं चाहता कि अगर मैं ऐसे खा लूंगा तो मैं देसी कहलाऊंगा। अरे भैया, देसी खाने में आप गर्व महसूस करिए। तो मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे इंडियन कल्चर में, अपने धर्म में, हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं, मुझे शान महसूस होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप बहुत ज़रूरतमंद की अक्सर मदद करते हैं, जैसे कुछ लोगों को आप रेस्क्यू भी करते हैं या बहुत सारे काम आप करती हैं जैसा कि आपने बताया। तो उसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, कोई आपको दिक्कत आती हो, कोई परेशानी आती हो, कहीं कोई रुकावट आती हो जिसको आपको फेस करने के लिए बहुत मेहनत लगानी पड़ती है? चैलेंजेस आते हैं बहुत दफ़ा। जब हम उनको लेके हम 112 की टीम को कॉल करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा केस है, आप आइए हमारे साथ, तो वो अकेले ले नहीं जाना चाहते कि हमारे साथ पुलिस कांस्टेबल महिला नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। तो हम उनके साथ जाते हैं। हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते। अच्छा, हाँ, हॉस्पिटल लेना नहीं चाहते। जब उन पे थोड़ा प्रेशर बनाइए, उनको बताइए, अपनी संस्था का नाम बताइए। जब उनको लगता है कि कोई ऐसा लेके आया है कि हमारे खिलाफ भी कुछ बोल सकता है, तब खुशी खुशी संस्था लेती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं एक बार जाके छोड़ के नहीं आती। मैं उसके बाद भी जाके फॉलो अप करती हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक महिला को हमने रेस्क्यू किया था, उसके बड़े बड़े बाल थे और बालों में कीड़े पड़ गए थे। ओह माय गॉड। तो हम ले गए, हमने वहाँ कहा उनसे, बलरामपुर में एडमिट कराया था। हमने कहा कि आप इसके बाल कटवा दीजिए ताकि थोड़ा इसको गर्मी भी कम लगेगी, आराम आएगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई है नहीं बाल काटने वाला। और ये चीज़ मैंने फेसबुक पे लिखी थी। और मेरी एक फ्रेंड है जो वो भी सोशल वर्कर हैं और पार्लर चलाती, उन्होंने कहा दीदी मैं आके बाल काट दूंगी। सोचिए, बड़ी बात है कि आदमी इस तरह के पार्लर में तो सब साफ सुथरे लोग आते हैं। वो मेरे साथ आई, उन्होंने उसके बाल काटे। हालांकि वो मेंटली चैलेंज थी बहुत। हम लोग को 4 बातें भी सुना दी थी कि अभी पुलिस वाला आ रहे हैं तुम्हारे लिए, बाल काट रहे हो। तो लेकिन बाल काटने से बहुत आराम है। उसको नहलवाया, वहाँ पे हम लोग का नहलाइए, ये करिए। तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन ईश्वर अगर आपके साथ है तो रास्ते बन जाते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो कर ही रहे हैं, केवल ईश्वर ने साधन हमको बना दिया है बस। तो आप तो बहुत ज़्यादा समाज के लिए कर रही हैं, क्योंकि ये सब करना एक सामान्य इंसान के लिए तो संभव नहीं है। सामान्य इंसान के लिए नहीं है, लेकिन आपको अगर साथ अच्छा मिल जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। परिवार ऐसा मिल जाए कि आपके साथ खड़ा हो। तो मुझे अपने परिवार से पति का सहयोग है, अपनी मदर इन लॉ का सहयोग है, और तभी इतना कुछ कर पाती हूँ। अब याद सुनिए, कोरोना के समय में मेरी मदर इन लॉ बाहर थी और मैं यहाँ चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने हस्बैंड से बोला तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत खाना बट रहा है और ये है वो है, बहुत कुछ हो रहा है। मेरी मदर इन लॉ का वहाँ से फ़ोन आया कि तुम क्या कर रही हो वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अब मुझे हस्बैंड की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तो उन्होंने कह दिया। तो फिर मैं क्या करती थी कि चूँकि परमिशन बाहर जाने की नहीं थी, तो रोज़ 50-60 पैकेट बनवा के फिर 112 की जो टीम है वो जानने वाले हैं या हमारे जो पार्षद थे या जो भी लोग हैं उनको बुला के उनकी गाड़ी में रखवा दी थी कि आप तो जरूरतमंदों तक जाओगे, फिर वहां बंटवा देना। अरे वाह। तो जब परिवार का साथ हो, परिवार आपके साथ खड़ा हो तो बहुत कुछ हो जाता है। पहले परिवार में लड़ाई लड़ो तो वो फिर करना संभव नहीं होता है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। आप जयंती जी हर साल मेडिकल कॉलेज की क्रिटिकल यूनिट में जो है अब नया साल मनाती हैं, कैंसर के रोगियों के साथ मनाती हैं। इसकी कोई खास वजह है या कोई खास सोच है?
नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। एक बार बना प्रोग्राम कि मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहाँ बच्चों को देखते हैं, खिलाते हैं। एक बार जाके लगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे साल में 1 बार नहीं, कई बार आना चाहिए। जाना और हर महीने जाना संभव नहीं है क्योंकि हमारे और भी काम हैं। लेकिन वहाँ जाना मुझे लगता है इससे बेहतर नया साल कुछ हो नहीं सकता। वहाँ हर वो आदमी आ रहा है जिसको मनोरंजन छोड़ दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वो इतनी पीड़ाओं से गुजर रहा होता है, बच्चे भी और साथ में उनके जो पेरेंट्स या जो भी उनके साथ लोग हैं वो भी। और सब बेच के, कोई अपना खेत बेच के आ रहा है कैंसर का इलाज कराने, कोई कुछ करके आ रहा है। तो हाँ, चूँकि सर्दी का मौसम होता है तो हम बच्चों के लिए गर्म मोजे, गर्म टोपी, खिलौने लेके जाते हैं। पढ़ाई लिखाई का सामान नहीं ले जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतने दुख से गुजर रहे हैं, तो अभी पढ़ने का उनका समय नहीं है। और आप यकीन नहीं करेंगी कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लोग ये आके कहते हैं कि मेरे बच्चे की कीमो चल रही है, आप मुझे दे दीजिए, और आप मेरे बच्चे का डायलिसिस चल रहा है, दे दीजिए। तो बहुत तकलीफ होती है और मेरी कोशिश रहती है कि हर आदमी तक पहुँचे सामान। तो हर बार हम सामान अपना बढ़ाते हैं कि अच्छा इस बार 2 लोग रह गए तो फिर बढ़ाइए। तो हमारी कोशिश होती है कि हर आदमी तक पहुँचे, लेकिन खुशी होती है दे के। हम क्या देते हैं, मतलब वहाँ हाँ, तक ईश्वर दिलवाता है, पहुँचा ईश्वर। के सामान, खुशी होती है, लेकिन दुखी मन से लौटते हैं उनकी तकलीफ़ों को देख। तभी आप बहुत कुछ देती हैं। हाँ, आप और इस सब के साथ-साथ, इतना कुछ करने के साथ-साथ आप कन्यादान भी करते हैं और अभी तक आप लोगों ने 5 कन्यादान भी किए हैं। तो एक वो तस्वीर और उसके बाद ये तो एक सुखद भी पहलू है। जी, जी, बिल्कुल। तो दोनों वाइसी वर्सा में आपका कैसे विचार बन गया? मैंने कहा ना कि मैंने कभी एक लाइन नहीं चुनी कि मुझे बुज़ुर्गों के लिए काम करना है या मुझे बच्चों के लिए काम करना है या लड़कियों के लिए काम करना है। मुझे लगता है एक लाइन मैं चुन लूँगी, और मान लीजिए लड़कियों के लिए चुन लिया तो कोई बुज़ुर्ग सामने आएगा तो मैं सोचूँगी कि नहीं, ये तो मेरी लाइन है, मैं इसको छोड़ दूँगी। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, जो सामने आएगा तो वो करना है। तो बस ईश्वर ने जो मेरे सामने भेजा मैंने उसको स्वीकार कर लिया, और इसी उसमें लड़कियों की शादी भी करने का सौभाग्य मिला, जिसमें एक लड़की की तो हमने मुख्यमंत्री योजना से शादी करवाई थी, अरे वाह! जिसमें लड़का देखने से लेके और विदाई तक का सारा काम हमने किया था। वाह! और वहाँ पे खाना भी खत्म हो गया तो हम हज़रतगंज में उनको लेके आए, पूरे ससुराल वालों को यहाँ पे खाना खिलाया हमने। और अब ये लड़कियाँ बाल बच्चों वाली हो गई हैं, कोई मुझे भाभी कहती है तो किसी की मामी बन गई हूँ, किसी की बच्चों की नानी बन गई हूँ। बस ईश्वर है, सारे सुख दे रहा है तो हम भी। क्या बात है, क्या बात है। लोग अपना एक परिवार नहीं सँभाल पाते हैं और आप इतना कुछ, और इतने उनके घर सारे के झगड़े भी निपटाते हैं। उसके बाद अगर कुछ झगड़ा होता है, अभी कल ही एक आया है केस, आज उन लोगों को आना था तो मैंने शाम का समय दिया है, तो अच्छा। वो भी होता है कि अब आपने कराई है तो आप ये तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो ठीक है, सब अब ठीक है। माँ-बाप बने हैं तो इतने सारे बच्चों के, जी, तो बिल्कुल, मेहनत भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल। लेकिन ठीक है। कई बार आपने सड़क में भी एक्सीडेंट हुआ या कोई दुर्घटना हुई है, सड़क से भी आप मरीजों को रेस्क्यू करती रहती हैं, तो उसकी आपको कोई सूचना देता है या कैसे आपको पता चलता है? हाँ, लोगों को पता है कि मैं करती हूँ, तो बहुत से लोग सूचना पहुँचा देते हैं। और आँख के सामने ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर कोई होता है तो इवन एक बचिया थी, जो एक नाला बना था बड़ा-सा और जो पूरा बंद था ऊपर से, कहीं से एक कोना छूट गया था, उसके अंदर वो बचिया चली गई थी। ओहो! अब वो ढूँढ रहे हैं, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं उसको, उसको निकाला कैसे जाए? वो भारी-भारी पत्थर जो बड़े-बड़े हाँ, ड्रेनेज सिस्टम पे लगे हैं, उनको हटाया भी आसानी से नहीं जा सकता। तो उसमें तो फायर ब्रिगेड भी आई, उसमें लोकल पुलिस भी आई, उसमें नगर निगम भी आई, फिर उन्होंने रस्सी से बाँध-बाँध के वो हटाए, पत्थर हटा। पत्थर हटाए ये, तो वो भी सूचना मिली थी। और फ़ोन आया था, मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ भाई सूचना आ गई, जाओ, तो गई। और जब वो बचिया कुलांचे मारते हुए बाहर आई तो सारा तकलीफ जो है वो दूर हो गई, बिल्कुल हम सारी लोग की मेहनत खत्म हो गई। हवा हो गई, सारी तकलीफ वो खुशी की वो एकदम उछलते हुए बाहर आई। तो यही सुख है। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जयंती जी, आप बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करती हैं, हुँ। तो वो कौन-सी धारा है? किस धारा में आप उन्हें जोड़ना चाह रही हैं? क्या अभी जो बच्चे हैं, वो किधर जा रहे हैं? नहीं, जो उसका बच्चे क्या नहीं, उद्देश्य और क्या बच्चे जो विषय? हैं, जो बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको तो समाज में क्या हो रहा है पता है। पर जो बच्चे मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स छोटे स्कूल में करा दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आगे क्या होना है।
आगे कैसे कॉम्पिटिशन्स देने हैं, आगे कैसे किस विधा में जाना है, किस बच्चे में कौन सा टैलेंट है, तो जिस उस टैलेंट को बाहर निकालना, उस बताना, उनको सजेस्ट करना कि आप ये लाइन ज्वाइन करो तो आपके लिए ये बेहतर है। तो उसके लिए कोशिश रहती है कि बच्चों को किस विधा में जाना है, किस लाइन में जाना है, काउंसलिंग, यस काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो भी, तो अब कुछ लोग तो ले आते हैं बच्चों को, दीदी ऐसा है, ये है, वह है, तो अब यही कोशिश रहती है इसी से। तो अच्छा है ना, जी। बहुत लोगों के जीवन को आप बना रहे हैं, सुधार रहे हैं, खुशी दे रहे हैं। इससे बड़ा क्या, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमें लगता है यही कि मेरा मानना है कि समाज अगर को- मनुष्य में ना जन्म मिला है तो कम से कम कुछ ऐसा करके जाएं जो साथ जाए आपके। कहते हैं ना, करेंसी जाती नहीं है, ये वाली करेंसी जाती है। लोग पूछते ना, अगर जापान जाना है तो जापान की करेंसी ले जाएंगे, इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। अगर अमेरिका जाना है तो वहाँ की करेंसी, तो अगर आप वहाँ जाना है तो वहाँ की करेंसी तो लेके जाओ। तो आप पुण्य पुण्य नाम की करेंसी बटोर रही है, इकट्ठी कर रही है, जिससे वहां पे जो है अच्छे से उसको खर्च कर सकें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच है। और हमें लगता है अगर सबकी ऐसी सोच आ जाए तो जरूर समाज में कुछ ना कुछ बदलाव तो और भी होगा, बिल्कुल। बेहतर होगा। आज की युवा पीढ़ी जो है उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि हमें लगता है कि इस समय जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे बहुत कुछ बताने और सिखाने की जरूरत है। युद्ध नहीं जीवन में तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। वाह, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप एक पढ़ाई लिखाई कर लिया, एक जॉब पे पहुंच गए, वहां से एक शादी कर ली और ये जीवन जी लिया, ठीक है, अच्छा है, संतुष्टि देता है, माँ बाप को भी देता है, बच्चों को भी संतुष्टि देता है। लेकिन कुरीतियों से लड़ने के लिए, सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए, जो सामने गलत हो रहा है उसके बोलने के लिए साहस चाहिए, और ये साहस हर बच्चे में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अगर गलत हो रहा है और उसको देख के आप चुप हैं, तो इसका मतलब अंतर मन से आप जागे नहीं हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोलना जरूरी है। अगर आपके विरोधी नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने कुछ किया है तो चार लोग अपोजिशन में भी तो आके खड़े होंगे कि भाई आपने ये गलत किया है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि गलत के लिए बोलना सीखिए। जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उनके लिए देखिए, लड़कियों के लिए जो गलत विचारधारा है लोग फैला रहे हैं, हर चीज के लिए लड़िए। और आजकल की लड़कियों को स्पेशली मैं, और लड़की क्या लड़कियों सभी के लिए कहूंगी, आप देख रही हैं आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं और लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। लड़के भी गलत कर रहे हैं, लड़कियां भी गलत कर रही हैं। जो छूट मिली है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ना डंडे से बात चलती है, ना हंटर से बात चलती है। संस्कार बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को बचपन से संस्कार दोगे, चरित्र का पाठ पढ़ाओगे, तो अगर आप कूट कूट के अंदर ये भरोगे कि चरित्र सही होना बहुत जरूरी है, हर तरफ भागना जरूरी नहीं है, अपनी सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है, अगर ये कूट कूट कर पाठ बच्चे पढ़ेंगे तो जब बाहर समाज में जाएंगे तो ये उनके लिए बिल्कुल शस्त्र बनकर खड़ा होगा, ये उनका, कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ये संस्कार परिवार से मिलने चाहिए जो बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम माँ बाप की, हम पेरेंट्स की भी गलती है कि हम बच्चों को उतना संस्कारित नहीं कर रहे हैं। आप देखती होंगी कि पहले मोहल्ले की भी लड़की अगर है और उसको किसी लड़के ने कुछ बोल दिया तो मोहल्ले के लड़के पीट देते थे। बिल्कुल। आजकल ये भाव नहीं है। अब ये पड़ोस के लड़के पड़ोस हाँ, की लड़की को, यस, ये भाव खत्म हो गया है। तो वो भाव लौटना चाहिए कि हमारे परिवार की लड़की है, हमारे मोहल्ले की लड़की है, या कोई भी लड़की है, उसके लिए कोई भी लड़का अगर बोल रहा है, छेड़ रहा है, तो उसके लिए आपको देख के चले नहीं जाना, आपको बोलना है। और लड़कियों को भी ये देखना है कि मैं किस परिवार से आ रही हूँ, मेरे माँ बाप ने क्या नाम कमाया है, क्या इज्जत कमाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं कर रही हूँ ये मेरे माँ बाप का नाम तो खराब करेगा, मेरा नाम खराब करेगा, मेरा भविष्य खराब करेगा। इन चीज़ों को सुधारने के लिए परिवार है, परिवार के संस्कार है, जो माँ बाप की जिम्मेदारी है। काम जरूरी है, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि मेरे पास 24/7 काम है, मैं नहीं देख सकता, महिलाएं भी वर्किंग है, मैं नहीं देख सकती, लेकिन वो काम छोड़ के भी आपको ये देखना है। एक समय का खाना बच्चों के साथ खाना है, उसमें जानना है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करना है। क्योंकि ये ही आपके पास शस्त्र है, और कोई शस्त्र नहीं है कि आप बाहर जाके लड़की का हाथ पकड़ लोगे। बच्चों को क्या पढ़ने नहीं भेजोगे,
बच्चे पढ़ने भी जाएंगे, लड़कियां भी बाहर जाएंगी, लड़के भी बाहर जाएंगे, लेकिन केवल संस्कार ऐसी चीज है जो बच्चों को गलत राह से बचा सकती ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं है, अभी भी परिवारों में संस्कार हैं और माँ बाप देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो संस्कार शायद काम नहीं कर रहे हैं। और आपने एक चरित्र शब्द का इस्तेमाल किया अभी, जो कि अब हमें लगता है सुनने में ही नहीं आता, सही और इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। तो बहुत दिनों बाद ये चरित्र हम लोगों के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और हम लोगों के जीवन का जो जीवन रेखा है वो उसके इर्द गिर्द ही उसके उसमें रहती थी, और सबसे महत्वपूर्ण था कि हम लोग उसको बहुत संजोते थे, बिल्कुल। संभाल के रखते थे। तो आपके मुंह से आज वो शब्द सुन के थोड़ा अच्छा भी लगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये शब्द सोसाइटी में विलुप्त हो गया है? नहीं, मैं लोग कहते हैं ना कि बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लगता है आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ हम थे पहले अगर वहाँ भी पहुँच जाएं, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ जो बरसों जले हैं, 1-2 महीने में नहीं जल के खत्म हुए, वर्षों जले हैं, जो धर्म था, जो संस्कार थे, अगर वहाँ तक पहुँच जाएं तो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ तक लौटना बहुत ज़रूरी है। घर था, परिवार था, पहले शहर में एक परिवार रहता था और चाचा के, मामा के और कहाँ-कहाँ के बच्चे आते थे, साथ रह के बड़े होके पढ़ के चले जाते थे, और जीवन भर उनको मानते थे कि बाबूजी ने मुझे पढ़ाया और बाबूजी ने मुझे लिखाया, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आजकल तो एकल परिवार हो गया है, एक बच्चा, मेरे बच्चे से आगे कोई अच्छा नहीं, मेरे बच्चा अच्छा कर रहा, और माँ बाप बड़े शान से बताते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका में है, मेरा बच्चा इंग्लैंड में है, और आप बुढ़ापे में यहाँ अकेले बैठे हो। मुझे लगता है माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं कि बच्चा मेरा वहाँ है। आप ये तो देखिए, परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो तो ये है ना कि आज आपने अपने बुजुर्गों का किया, कल आपके बच्चे आपका करेंगे, नहीं तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। जो वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है, तो इसका कारण यही है कि एकल परिवार है, बच्चे बाहर हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को देख नहीं पा रहे हैं। तो अगर सक्षम हैं तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं जो केवल बुजुर्गों के लिए हैं, आप पे कर सकते हैं, उनमें जाइए, और नहीं तो वृद्धाश्रम खुले हैं सरकार के, वहां पहुंचिए। तो अभी आपने एक बहुत बड़ी बात की कि परिवार सीमित हो गए, एक एक बच्चा है। तो क्या ये जो अब बच्चे घर से बाहर जब निकलते हैं, स्कूल कॉलेज और आगे बढ़ते हैं, तो वो जब अनियंत्रित हो जाते हैं और सारे निर्णय वो अपने हिसाब से करते हैं, और वो शायद कोई भी विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल कि उन्हें कहाँ तक जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इसमें लड़के लड़की का भेद नहीं है, दोनों ही बराबरी से इसके में शामिल हैं। तो क्या इसके पीछे घर में कम भाई बहन का होना भी आपको लगता है कहीं तक जिम्मेदार है? क्योंकि हाँ, हम कुछ कुछ मामले में बिल्कुल सही आपने विचार रखा है कि अगर 4 भाई बहन होते थे, जैसे हम थे 4 बहन 1 भाई थे, तो शेयरिंग होती थी। तो आजकल के बच्चे शेयरिंग नहीं सीख रहे हैं, हमारी चीज़ें हम दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। यहाँ होता था कि बुक्स, पहले तो बुक्स थी, आज एक क्लास की सेकंड दूसरा बच्चा पढ़ रहा, तीसरा, आज तो हर क्लास के लिए नई बुक चाहिए। शेयरिंग आती थी, सहनशीलता बढ़ती थी। तो परिवार में रह के बहुत कुछ सीखता है बच्चा। माँ बाप बहुत सारे, कुछ जो माँ बाप नहीं सिखा पाते वो बाबा दादी सिखा देते थे। तो बहुत सारी चीजें थी जो एकल परिवार की। बिल्कुल, हमें भी लगता है जयंती जी, जैसे पहले बाबा दादी होते थे, नहीं तो 4-5 भाई बहन होते थे, तो जब हम लोग निकलते थे तो ये भी डर बना होता था कि कहीं भाई होगा, कहीं हमारी बहन होगी। तो वैसे भी हम लोग जी बिल्कुल। थोड़े उसमें रहे, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं निकलते थे तब भी, हाँ, और अब भी पेरेंट्स बिजी हैं। लेकिन हमें लगता है वो भाई बहनों का भी आपस में प्रेशर था कि लोग कुछ नियंत्रित रहते थे जी। और अब चूंकि संख्या कम हो गई है और एक ही एक हैं या दो ही दो हैं, सेल्फ तो कौन सेंटर्ड हो किस गए दिशा लोग। में जा रहे हैं? लोग हाँ। सेल्फ सेंटर्ड हो गए। माँ बाप भी अपना बच्चा है उसके लिए सोचना है, और पहले बताया मैंने, लोगों के बच्चे आके पढ़ते थे और सब साथ रहते थे, पता नहीं चलता था कौन चचेरा है कौन मेरा है। लेकिन आजकल तो अपने बच्चे के अलावा है ही नहीं कोई, तो समस्या हम ही लोग है। वही बात है, हम लोग 10-15-20 बच्चे भाई बहन चाचा ताऊ के होते थे, और कभी ये नहीं पता होता था कि कौन, हम लोग अलग हैं। आज भी सब जुड़ के रहते हैं। तो मतलब क्या आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बारे में कि समाज को कैसे सुधारें? क्योंकि आप समाज सेवा में लगी हैं, तो समाज की इस समस्या से कैसे देखिए, समाज में तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, ये नहीं कहेंगे कि समाज हमारा बिल्कुल खराब हो गया है।
समाज में अच्छा हो रहा है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सुधार की ज़रूरत, संस्कारों को संवेदनशील होने की ज़रूरत है। और इसके लिए कोई विद्यालय या कोई प्रशिक्षणशाला खुल नहीं सकती। उसके लिए हम आप जैसे लोगों को ही लगना पड़ेगा। परिवार संस्कार दे, हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग पहुँचें, क्योंकि गलत और सही की परिभाषा हर एक की अलग होती है। देखिए बहुत सी महिलाएं अपने बच्चों को बताती हैं कि वहाँ ससुराल जाके और ये करना है और तुमको अपना ध्यान रखना है और बाकी ऐसे करना है। बहुत सी माएँ सिखाती कि नहीं ससुर जैसे यहाँ रहती हो वैसे ही सबको अपना मानना और सबके साथ चलना। तो सही गलत की परिभाषा तो सबकी अलग है, लेकिन फिर भी सही गलत को भी सिखाना ज़रूरी है। जो गलत कर रहे हैं उनको बताना कि कैसे आप जो सोच रहे हो, अगर अपने बच्चे को सिखा रहे हो तो ये गलत है। बेटे को सिखा रहे हो कि अगर बहू बराबर से कमा रही है और ये कर रही है, लेकिन घर का काम आके उसको ही करना है, तुमको नहीं करना है। तो ये सारी शिक्षाएं परिवार से ही मिलती हैं। तो परिवार की जिम्मेदारी जो पहले बहुत बड़ी थी, वो अब धीरे धीरे कम हुई है, उसको अपनी जिम्मेदारी बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे आपसे जो जैसे लोग तो लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर आनंद फाउंडेशन को एक काम सौंपा जाए कि जो संस्कार समाप्त हो रहे हैं या बच्चे अपने कैरियर मतलब उतना अच्छा, क्योंकि देखिए जो भी आजकल समाज में चल रहा है कि बच्चे सही दिशा में नहीं चलते, बच्चे मनमाने निर्णय ले लेते हैं, जो निर्णय आगे उनको नुकसान ही देते हैं। वो नुकसान बच्चों का ही हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, बिल्कुल बच्चों का ही हो रहा है। तो उन बच्चों को उस नुकसान से आनंद फाउंडेशन कैसे बचाएगी? देखिए मुझे लगता है कि हम संस्कार तो दे रहे हैं, हमने बच्चों की चालीसा शुरू की, ये भी संस्कार देने का ही एक तरीका है कि आज बच्चे ये सीख रहे हैं, कल को जब वे बड़े बनेंगे तो उनके काम आएगा। तो स्कूल में इस तरह के संस्कार का कोई एक चैप्टर या एक क्लास होनी चाहिए जहाँ पे आपको ये चीज़ें सिखाई जाएं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। हर स्कूल में, कॉलेज में एक काउंसलर होना चाहिए, जहाँ पे जाके बिना किसी झिझक के बच्चे अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकें, अपने जो भी उनके मन में चल रहा है उसके लिए रास्ता देख सकें। तो हर स्कूल में काउंसलर ज़रूर होना चाहिए, और वो भी काउंसलर ऐसा हो कि लगे आपकी बात गोपनीय रहेगी, किसी और तक नहीं पहुँचेगी। तो यही रास्ते हैं, और कोई बड़ी प्रयोगशाला या कोई बड़ा उस पे ऐसा मुझे नहीं लगता। बस स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे मुश्किल है होना, स्कूल लेवल पे काउंसलिंग की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी लेवल आके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योरिटी तक आने तक उनकी हर चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए कि क्या होना है, क्या सही है, क्या गलत है। इसको सुधारने के लिए परिवार, शिक्षक और स्कूल और हमारी आपकी जिम्मेदारी है जो हमें करनी चाहिए। अभी आपने कहा शिक्षक, तो हमें लगता है कि शायद हाँ शिक्षकों की भी ये जिम्मेदारी है, लेकिन अब जो कुछ नियम कानून बदले हैं कि शिक्षक बच्चों को डांट नहीं सकते, कह नहीं सकते, उसकी वजह से अब शिक्षक बोलते ही नहीं है स्कूलों में। वो देखते भी हैं कि छोटे बच्चे भी सही रास्ते पे नहीं है, तो भी वो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते। कहते हैं ना, शिक्षक को उसका डंडा वापस कर दीजिए तो बच्चे सुधर जाएंगे। पर वही है कि एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया गया एक्चुअली। अगर बच्चों को मारेंगे तो टीचर के खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो टीचर को मत कंट्रोल करिए, है ना। आप टीचर को कंट्रोल करने लगे, आपको अपने बच्चे को कंट्रोल करवाना है, आप टीचर को कंट्रोल कर रहे हो। टीचर का डंडा उसको वापस करिए, बच्चे सब सुधरेंगे। और आप यकीन मानेंगी कि मेरा बच्चा सेंट फ्रांसिस में पढ़ा है, मेरा बेटा, और वहाँ की नाम नहीं लूंगी मैं टीचर का, जो टीचर सबसे स्ट्रिक्ट थी, मेरा बेटा आज उन्हीं को याद करता है। वाह। तो बच्चे भी उन टीचर्स को जानते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए सही कर रहा है, और जो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्चे सब पहचानते हैं। और मैं भी अपनी उन टीचर को याद करती हूँ कि जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, और कभी बच्चों को कुछ बताना होता है तो उन्हीं टीचर्स का जिक्र आता है। तो टीचर का तो डंडा वापस करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि जो ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि हमें भी अभी हम किसी काम से गए थे, हम जिस स्कूल में हम पढ़ते थे वहीं, तो वहाँ हमें सिर्फ हमारी एक संस्कृत टीचर थी, उनकी याद आई। क्यों? क्योंकि वो जब हम लोग
कुछ नहीं ठीक करते थे तो वो कान उमेट के इतनी जोर से पूछते, तो उनका वो उस समय तकलीफ देता था, जी बिल्कुल लेकिन उन्होंने जो सिखाया, या हमारी जो आर्ट टीचर थी वहां पे, जी वो तो सीधे कॉपी फेंक देती थी, जी। लेकिन उन्होंने जो सिखा दिया ना, वो कमल का फूल, वो हाँ, आज भी आज भी वैसा ही सही बनाते बनता हैं। होगा। उसमें कुछ गलती नहीं होती। जी जी तो सही। शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये नहीं, बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनमें एजुकेशन की व्यवस्था बहुत लचर है, बहुत ख़राब है। और जो मिशनरी हैं, मिशनरी में आपके हिंदी को कोई वैल्यू नहीं देते, आपके संस्कृत को कोई वैल्यू नहीं देते। मैं गई थी मेरे बेटे को संस्कृत के टीचर से बात करने, तो मैंने उनसे कहा कि सर बच्चा जो है संस्कृत समझ नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कह रहे मैडम 1 साल और रह गया, किसी तरह निकाल लीजिए। मैडम 1 साल और रह गया, किसी तरह निकाल लीजिए। तो मैंने कहा हमारे सारे वेद, सारे ग्रंथ सब संस्कृत में है। संस्कृत ऐसी भाषा है जिसको कंप्यूटर ने अपनी लैंग्वेज चुना है, और आप कह रहे हैं ऐसे ही निकाल लीजिए। तो बताइए, टीचर्स का तो का यह ये हाल है। सोच है। फिर मैंने अपने लेवल पे उसको सिखाना शुरू किया कि भाई सारे मीनिंग, चैप्टर के पहले मीनिंग रट लो, तो आपको लेसन समझना आसान हो जाएगा। जब आपको मीनिंग याद हो जाएगा तो आपको पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो। तो आपको स्कूलों को भी अपनी व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी, चाहे वो मिशनरी हो। मिशनरी को तो हम क्या कहेंगे, जो सरकारी स्कूल हैं, कहना चाहिए। हाँ, तो सबको सुधारना चाहिए, क्योंकि सिस्टम भी आजकल जो पढ़ा रहा है वो बच्चों के कितना काम आ रहा है। लेकिन एक एजुकेशन बात हम सिस्टम यहाँ कहना चाहेंगे जयंती जी, क्योंकि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जैसा कि अभी हम काफी दिनों से सरकारी स्कूलों में जा आ रहे हैं, वहाँ के टीचर ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी समस्याएं ये हैं कि एक बात तो ये है कि जितने बच्चे हैं उस हिसाब से उनके पास टीचर नहीं है। जैसे अभी बहुत दिनों से आपको भी पता होगा कि नए अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं, शिक्षक नहीं रखे जा रहे हैं। उन स्कूलों में पहले 25 टीचर जहाँ थे, अब 2 टीचर बचे हैं रिटायर होते होते, तो वो 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? इसके अलावा उन पढ़ाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे शिक्षकों को, आप भी जानती हैं कि हर काम में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, सरकारी टीचर्स की जी। तो ये कहना हमें नहीं लगता कि बहुत वाजिब है कि स्कूलों की स्थिति, स्कूलों में जो टीचर हैं हमने जो देखा है वो बड़े समझदार और खूब पढ़ाने की कोशिश, और कितने आप ये भी देखिए कि वहाँ आने वाले बच्चे किस जगह से आते हैं, और सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत बार बड़े कंपटीशनों में निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, अग्रीड। सरकारी स्कूल के बच्चे, तो अगर उन सरकारी स्कूलों की शिक्षा को अगर थोड़ा और सुविधा मुहैया की जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और मिशनरी स्कूल में आप खुद ही देखते हैं टीचर्स कितने ज्यादा होते हैं, कितने, तो उस हिसाब से अगर किया जाए तो मुझे लगता है हमारे सरकारी स्कूल बहुत सरकारी स्कूलों की आपने जो कहा ये, लेकिन ये भी परसेंटेज एक होगी, 50% होगी जो अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं मानती 100% ऐसा होगा, और सभी जगह 100% नहीं होता। करना चाहिए, और टीचर्स के लिए भी सैलरी उनकी, उनका टाइम, इन सब पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि उसको बेहतर किया जाए, बेहतर पढ़ा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जयंती जी, आपकी संस्था इसी तरह और समाज को खुशियाँ देती रहे, उनका काम अच्छे से करती रहे, और आपकी संस्था दिन दूनी रात चौगनी बढ़े। आप हमारे शो में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने समय निकाला अपने व्यस्त समय से, धन्यवाद।